Hi students, so I am here with the next session of the V ज्ञानम सीरीज। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का थर्ड एंड पॉसिबली द लास्ट सेशन वी आर डूइंग। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है इस चैप्टर के अंदर। हमने सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना सीख लिया है, फिर हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना सीख लिया है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया है, और इसके बेसिस पर, इन इक्वेशंस के बेसिस पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले थे लास्ट क्लास में। तो जिनमें से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये था कि अगर हमें किसी सिस्टम के पूरे सिस्टम का मोमेंटम चाहिए होता है तो हमें सिस्टम के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी पता होना ज़रूरी नहीं है। हमें अगर केवल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता हो और टोटल मास पता हो तब भी हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज वन रिजल्ट। अनदर रिजल्ट दैट वी डिराइव्ड वाज दैट कि अगर एक सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, या अगर लग रहे हैं लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है, तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहता है। ठीक है, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे बना रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा था तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। ठीक है, और अगर सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है वो केवल और केवल नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट गिव्स अस द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और इसी के बेसिस पे फिर हमने रिकॉइल ऑफ गन वाला एग्जांपल देखा था, और वहां से हमने एक फॉर्मूला भी याद करा था जो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल होती है उसकी, और उस पर बेस्ड फिर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, अब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपल्स एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो इंपल्स जो होता है इट इज एन इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, मतलब ये फोर्स से एसोसिएटेड एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंपल्स, ठीक है, या तो हम एक्सप्लिसिटली ये बताएं या ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किस फोर्स की वजह से इंपल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम इंपल्स की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन से फोर्स के इंपल्स की वजह से इंपल्स का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इंपल्स का फॉर्मूला बताऊं, जस्ट अ मिनट गाइस, या अगर मैं इंपल्स का फॉर्मूला बताऊं तो इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, तो जब भी हम इंपल्स की बात करेंगे तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से फोर्स की वजह से इंपल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमें ड्यूरेशन भी क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक फोर्स मान लो एक पार्टिकल पर लेट्स से 10 मिनट्स तक लगा, ठीक है, लेकिन हम इंपल्स पूरे 10 मिनट की ड्यूरेशन के लिए नहीं करना चाहते। हम इंपल्स की कैलकुलेशन फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए करना चाहते हैं, या लास्ट 5 मिनट्स के लिए करना चाहते हैं, या मान लो सेकंड मिनट से लेकर 6th मिनट तक कितना इंपल्स लगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इंपल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, एफ अगर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाला फॉर्मूला अभी तुम्हें अनजान लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें से बहुत बच्चों ने अभी तक इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन बता देता हूं। तो इंपल्स बेसिकली फोर्स इनटू टाइम होता है। इंपल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये वैसे तो हम तब यूज करते हैं जब फोर्स को हम कांस्टेंट मान ले। ठीक है, पर अभी क्योंकि तुम्हारा पहली बार हो सकता है इंपल्स से इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो तुम लोग अभी इस फॉर्मूले को मान लो अगर ये बहुत ही अनफेमिलियर फॉर्म लग रही है तो। ठीक है, तो इंपल्स इज बेसिकली फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, और यू कैन से इंपल्स इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसको भी हम इंपल्स कहेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंपल्स की जो यूनिट बनेगी, ठीक है, इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड हो जाएगी, एंड यू कैन सी दैट इंपल्स विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इंपल्स होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल पहले ट्राई कर लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला मैंने तुमको बताया, ठीक है, सपोज फोर्स और टाइम का ग्राफ इस तरीके से है। ये ग्राफ फोर्स जो है समय के साथ वेरी कर रहा है, तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया की जो भी वैल्यू आएगी, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द इंपल्स, मतलब इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट विल रिप्रेजेंट द इंपल्स। फॉर एग्जांपल अभी ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बता रखा है कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, जो कि चेंज हो रहा है। हमको इसका इंपल्स कैलकुलेट करने को दे रखा है
टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर है और फोर्स 500 न्यूटन तक जा रहा है। और ये जो ग्राफ है इसकी शेप हमें एक ट्रेपेजियम की जैसे नजर आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए वट एवर मेथड यू वांट टू चूज यू कैन चूज, ठीक है। जैसे ट्रेपेजियम के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, चाहो तो वो यूज कर लो, और अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले इस ट्रायंगल का कैलकुलेट कर लो, फिर ये जो रेक्टेंगल है इसका कैलकुलेट कर लो, फिर इस ट्रायंगल का कैलकुलेट कर लो, तीनों को ऐड कर दो। मैं डायरेक्टली ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये वाली लेंथ है 1 और ये वाली लेंथ है 3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4, और ये टाइम हमको मिली सेकेंड्स के अंदर दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 × 10⁻3, ठीक है, 10⁻³ सो 4 मिली सेकेंड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 1 + 3 4 हो गया, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 500 न्यूटन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको 500 कर देंगे। तो अब ये कैलकुलेशन अगर हम पूरी करेंगे तो ये कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, तो ये 2 इसको कैंसिल करके 2 में कन्वर्ट कर देगा, तो 5 × 2 = 10, ठीक है। तो 10 और फिर 2 0 1000, तो ये कुल मिला के 1 न्यूटन सेकेंड हो गया, ठीक है। इस कैलकुलेशन को पूरा करेंगे अगर हम, तो हमको 1 न्यूटन सेकेंड की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है, जो कि यहाँ पे करा हुआ है कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलो हमने इम्पल्स का फॉर्मूला देख लिया, हमने इम्पल्स को एक सिंपल एग्जांपल में कैलकुलेट करके भी देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये नंबर हमें बता क्या रहा है, ठीक है। ये जो नंबर आया 1 न्यूटन सेकंड का पिछले क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में एक डिफरेंट नंबर आएगा, व्हाट डज इट टेल अस, ठीक है। तो उसके लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए लेट्स गो विथ येलो कलर, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर कई फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। सपोज एक F1 फोर्स लग रहा है, सपोज एक F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं एक F3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस तरह करके टोटल मिला के मान लेते हैं n फोर्सेस लग रहे थे, ठीक है। इसमें मान लेते हैं टोटल मिला के n फोर्सेस लग रहे थे, ठीक है। अब मैं इस पे जो टोटल इम्पल्स लगेगा, ठीक है, इस पे जो टोटल इम्पल्स लगेगा वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मुझे लिखना चाहिए कि इम्पल्स ड्यू टू फर्स्ट फोर्स प्लस इम्पल्स ड्यू टू सेकेंड फोर्स प्लस इम्पल्स ड्यू टू थर्ड फोर्स एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से इम्पल्स ड्यू टू n फोर्स, ठीक है। अब हम चाहें तो अपना इंटीग्रल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ कि F1 × t प्लस F2 × t, ठीक है। जब तुम सीनियर ग्रेड्स में आओगे तो मैं प्रॉपर इंटीग्रल वाले फॉर्मूले के साथ चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि तुम लोग जूनियर ग्रेड्स में हो, उतना इंटीग्रेशन का तुम्हारा एक्सपोजर नहीं होगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से t कॉमन निकल जाएगा और उसके बाद ये बन जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है, एंड सो ऑन, ये बन जाएगा Fn, ठीक है। तो ये बन गया नेट फोर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा t × नेट फोर्स, ठीक है। अब नेट फोर्स को हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन राइट इट एज dp/dt, ठीक है। आ रहा है तक समझ में, ठीक है। तो अगेन dp/dt को भी मैं सिंपल वर्जन में लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फोर्स को हम लिख देंगे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये कैंसिल होकर, तो ये अगेन गाइस मैंने ये जो डेरिवेशन करा है, ठीक है, दिस मे नॉट बी द बेस्ट डेरिवेशन मैथमेटिकली, बट ठीक है, तुमको जिस कंक्लूजन पे लाना था मैं उस कंक्लूजन की बात करता हूँ। तो कंक्लूजन हमें ये चाहिए था कि जो नेट इम्पल्स होता है, ठीक है, एक पार्टिकल पे लगने वाला जो टोटल या जो नेट इम्पल्स होता है वो उसके मोमेंटम चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। एंड यू कैन से दैट दिस इक्वेशन इज एक्चुअली द सुपरसेट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, वो ये बताता है कि जब एक सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। अब जरा सोच के देखो कि अगर एक सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो इंपल्स डिलीवर होगा, जो पार्टिकल को इंपल्स मिलेगा, वो इंपल्स 0 है। और यहां पे अगर मैं 0 डाल दूं तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो बात कहता है वो यहां पे भी नजर आ रही है, ठीक है, कि अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो मोमेंटम सेम रहेंगे, तो वो बात तो यहां पे भी नजर आ रही है।
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो बात नहीं कहता है यहां पे वो भी नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये नहीं बताता कि नेट फोर्स नॉन जीरो होने पे हमें क्या करना है, या नेट फोर्स नॉन जीरो होने पर व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन बता रही है कि अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो है, तो इस फोर्स की वजह से जो टोटल इंपल्स इंपार्ट होगा, जो टोटल इंपल्स दिया जाएगा, जो टोटल इंपल्स की वैल्यू जो सिस्टम को मिलेगी वो सिस्टम के मोमेंटम चेंज के बराबर होगी, उसका जो मोमेंटम चेंज हो गया उसके इक्वल होगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दिस इक्वेशन इज एक्चुअली द सुपरसेट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एंड अ वेरी यूजफुल इक्वेशन। ठीक है, तो ये अब बच्चों तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं इंपल्स से रिलेटेड कि इंपल्सिव फोर्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अभी अभी हमने जो रिजल्ट डिराइव किया उसको यूज करते हैं। हमने अभी ये बात समझी है कि एक पार्टिकल को जो नेट फोर्स उस पर लग रहा है, वो जो नेट इंपल्स उसको मिल रहा है वो उसके मोमेंटम चेंज के इक्वल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, नेट एक ही फोर्स लगाया ताकि नेट फोर्स की कैलकुलेशन आसान हो। एक ही फोर्स लगाया, सपोज हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया था जो कि 10 न्यूटन का था। ठीक है, और हमने इसको कितनी देर के लिए लगाया था? ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको लगाया था 1 सेकंड के लिए। ठीक है, या चलो 10 सेकंड्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, इस फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा कि 1 न्यूटन का फोर्स 10 सेकंड्स के लिए, ये 1 न्यूटन है। ठीक है, और ये 10 सेकंड्स के लिए हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये जो इंपल्स आएगा ये 10 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया है। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे सेम इंपल्स चाहिए, लेकिन मैं 10 सेकंड तक फोर्स लगाने को रेडी नहीं हूं, मुझे 5 सेकंड में काम करके दो, मुझे 5 सेकंड के अंदर सेम इंपल्स दो। ठीक है, तो आई थिंक यू ऑल कैन कैलकुलेट कि अगर मुझे 5 सेकंड के अंदर सेम इंपल्स डिलीवर करना है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए फोर्स की वैल्यू को डबल करनी पड़ेगी। तो अब मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखो आ रहा है क्या समझ में? मतलब अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देखो। ठीक है, तो अब मैं वही 10 न्यूटन सेकंड का, 10 न्यूटन सेकंड का इंपल्स इंपार्ट कर रहा हूं, लेकिन अब हाफ द ड्यूरेशन में कर रहा हूं। डबल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। मैं 5 सेकंड से भी हैप्पी नहीं हूं। ठीक है, मुझे तो 0.5 सेकंड के अंदर सेम इंपल्स देना है, 0.5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो कितना फोर्स चाहिएगा मुझे? 0.5 सेकंड के अंदर। आई होप यू ऑल कैन कैलकुलेट। 0.5 सेकंड्स के अंदर अगर सेम देना है तो 20 न्यूटन का फोर्स चाहिएगा। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, अब जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, इट वुड बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज 0.5 एंड ऑफ कोर्स गाइस जगह मेरे पास कम है बोर्ड पर, तो ये स्केल प्रॉपरली मैच नहीं हो रही होगी। जैसे इसका 10 गुना ये वाली लेंथ तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसका 10 टाइम्स ये वाली लेंथ तो नजर नहीं आ रही, बट ठीक है, स्केल पे कॉन्सेंट्रेट मत करो। तो अब मैं सेम इंपल्स इंपार्ट कर रहा हूं आधे सेकंड के अंदर। मैंने कहा ये भी ज्यादा है, आधा सेकंड नहीं। ठीक है, मुझे तो 0.1 सेकंड के अंदर चाहिए, 0.1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, 0.1 सेकंड के अंदर मुझे सेम इंपल्स चाहिए। तो यू कैन कैलकुलेट कि उसके लिए जो हमें फोर्स चाहिएगा वो हमको कितना चाहिएगा? 0.1 सेकंड का मतलब हो गया 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, मतलब अब जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, अभी हम कौन सा कलर चूज करें? ठीक है, कलर चलो ये चूज करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमें डायग्राम चाहिए, हमें चाहिए 100 न्यूटन का फोर्स, जो कि देखो यहां से बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए। ठीक है, जो कि 0.1 सेकेंड्स तक लगेगा। ठीक है, तो समझ आ रहा है गाइस? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जर्ट करके उतना इंपल्स इंपार्ट कर सकते हैं जो एक फाइनाइट, एक छोटे मैग्नीट्यूड का फोर्स लंबी ड्यूरेशन में इंपार्ट करे। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस, ठीक है, ऐसे फोर्सेस जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करते हैं। ठीक है, एंड विच आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये दो चीजें नोटिस करो। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेंगे लेकिन बहुत लार्ज होते हैं मैग्नीट्यूड में। ऐसे फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इंपल्सिव फोर्सेस। दे एक्ट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फिर भी वो फाइनाइट मोमेंटम चेंज करवा देते हैं। कैसे करवा देते हैं?
बिकॉज देयर वैल्यू इज वेरी लार्ज। ठीक है, क्या ऐसे फोर्स, चलो आपने ग्राफ पे बना दिया, मैथमेटिकली कर दिया, प्रैक्टिकली कहाँ दिखते हैं ऐसे फोर्स? तो प्रैक्टिकली ऐसे फोर्स बिल्कुल दिखते हैं। सपोज तुम बैटिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेलते हो, बॉल आ रही है, ठीक है, तो बॉल का कुछ मास है, ठीक है, मान लो 200 ग्राम की बॉल थी, बॉल ट्रैवल करके तुम्हारे पास आ रही है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, ठीक है, तो बॉल तुम्हारे पास आ रही है, तुमने उसको हिट कर दिया, ठीक है, तो बॉल किसी स्पीड से आ रही थी, अब तुमने हिट कर दिया तो बॉल तुमसे दूर जा रही है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि बॉल के मोमेंटम में अचानक चेंज हो गया, किसी इंस्टेंट पे इधर आती हुई बॉल अगले ही इंस्टेंट किसी और डायरेक्शन में चली गई, किसी और स्पीड से चली गई, तो बॉल के मोमेंटम में अचानक से चेंज हुआ है। ये चेंज बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर हुआ है, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। और इस ड्यूरेशन के अंदर बॉल पर बैट ने फोर्स लगाया था। बॉल और बैट का कांटेक्ट कितनी कम देर के लिए था, लेकिन उतनी से टाइम में बैट ने ऐसा फोर्स लगाया कि बॉल के मोमेंटम में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए, ठीक है। तो ये जो बॉल और बैट के बीच में जो फोर्स लगा है, ठीक है, दैट इज इंपल्सिव फोर्स, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब तुम इस तरह के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में सोचो, चाहे बेसबॉल है, ठीक है, चाहे टेनिस है, ठीक है, जिसमें कि हम बॉल को हिट करते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। और इनके अंदर इस कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन में बैट और बॉल के बीच में जो फोर्स लगता है, विच इज नॉर्मल इन नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, इस फोर्स को, ये दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। कैन देयर बी अदर एग्जांपल्स आल्सो? ऑफ कोर्स, तुम बॉल को फ्लोर पे ड्रॉप करो, बॉल फ्लोर से बाउंस होकर वापस ऊपर आ रही है, तो फ्लोर ने बॉल के ऊपर जो नॉर्मल लगाया था दैट वाज इंपल्सिव इन नेचर, ठीक है। एक कार जा रही है, पीछे से आके दूसरी कार ने उसको हिट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आगे वाली कार की वेलोसिटी अचानक से बढ़ गई। तो अगेन ये जो कोलिजन हुआ है, इस टक्कर की ड्यूरेशन मतलब बहुत ही कम टाइम में दोनों कारें कांटेक्ट में थी, ठीक है, फिर भी उनके मोमेंटम में चेंजेस हो गए, तो इनमें आपस में जो फोर्स लगा होगा दैट वुड बी इंपल्सिव इन नेचर, ठीक है। तो यू कैन से कि इंपल्सिव नेचर की एक कॉमन ट्रेट है कि वो कोलिजन्स में राइज होते हैं, ठीक है। अब जो कोलिजन्स तुम रोड पे देखते हो, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह, ठीक है, ऑफ कोर्स यू आइडेंटिफाई दैट एज कोलिजन, बट बॉल का आके बैट से टकराना दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ कोलिजन, ठीक है। कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें कि मोमेंटम में सडन चेंजेस हो जाए, दैट क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज अ कोलिजन। फॉर एग्जांपल, कोलिजन के, और या मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें मोमेंटम में सडनली चेंज हो, हमने एक थ्रेड से एक बॉल को बांध दिया, ठीक है, सिंपल पेंडुलम वाला सेटअप समझ लो, और बॉल को रिलीज कर दिया, तो ये बॉल नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी, और फिर अचानक से झटका खाएगी, ठीक है। जैसे ही इसकी जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ गिर चुकी है, वो लेंथ जैसे ही इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो इसके ठीक पहले बॉल मान लो किसी वेलोसिटी से नीचे जा रही थी, और अब एकदम से बॉल झटका खाएगी, कई बार झटका खा के ऊपर बाउंस भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो जर्क लगा है, ये जर्क में जो टेंशन डेवलप होगी, वो टेंशन भी इंपल्सिव नेचर की होगी, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इंपल्सिव फोर्सेस हम किन फोर्सेस को कहते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में इंपल्सिव फोर्सेस हमें कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप बोथ दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब इंपल्सिव फोर्सेस को लेकर और क्या क्या बातें हैं जो हमें माइंड में रखनी है, तो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं? सो दीज आर द फोर्सेस दैट एक्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन बट आर वेरी लार्ज, ठीक है। अरे समझे, इंपल्सिव फोर्सेस जिस पीरियड में एक्ट कर रहे हैं, उस पीरियड में जो बाकी के फोर्सेस होते हैं विच आर जनरली फाइनाइट इन नेचर, उनको तुम इग्नोर कर सकते हो। इस बात का क्या मतलब हुआ? सपोज मैंने एक बॉल को फ्लोर पे ड्रॉप किया, तो बॉल नीचे गई है, फ्लोर पे बाउंस हो रही है, ठीक है। अब वो जिस पीरियड में फ्लोर के कांटेक्ट में है, वो पीरियड बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन का है, ठीक है। उस ड्यूरेशन में क्या अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि हम वेट ऑफ बॉल भी बोलते हैं, क्या वो लगाना बंद कर दिया था? नहीं। उसकी वजह से कितना इंपल्स ऐड हुआ होगा या कितना इंपल्स डिलीवर हुआ होगा ड्यूरिंग द कोलिजन, इन द ड्यूरेशन ऑफ द कोलिजन? नेग्लिजिबल, ठीक है। जैसे सपोज 1 kg की बॉल थी, 1 kg की बॉल का वेट होगा 10 न्यूटन, ठीक है। जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो मान लेते हैं 1 मिलीसेकेंड है, इतना ही होता है, बहुत कम होते हैं। जिस जो बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में रही है, पीरियड बहुत स्मॉल होता है वो। तो 10 न्यूटन का फोर्स 1 मिलीसेकेंड के लिए लगा, अगर 0.01 न्यूटन सेकेंड का इंपल्स देगा, जो कि नॉर्मल फोर्स से जो इंपल्स आएगा उसके सामने नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि
नॉर्मल फोर्स बहुत बड़ा फोर्स बनने वाला है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा फोर्स जब 1 मिलीसेकंड के लिए भी एक्ट करेगा तो प्रोडक्ट जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी। लेकिन जो फाइनाइट फोर्सेस होते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जब तुम बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर आता है वो उतना अप्रिशिएबल नहीं होता जितना कि इंपल्सिव फोर्सेस से तुम्हें नंबर मिलने वाला है। तो तुम इनको इग्नोर कर सकते हो। सो इन प्रेजेंस ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस फाइनाइट फोर्सेस कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। आ रहा है तक समझ में। और जो एक पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इंपल्सिव फोर्सेस जनरली अगर इन कोलिजन्स एंड जर्क। ओके, क्लियर है। तो और क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो अब कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें माइंड में रखने चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्सेस दे आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव, ठीक है। दे आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव, सो दे कैन नॉट बी इंपल्सिव। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से बढ़ तो नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनाइट वैल्यू थी और अचानक से शूट अप कर गई, ठीक है। सो दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है। नॉर्मल टेंशन एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, इट कैन और इट मे और मे नॉट बी इंपल्सिव, वो सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। देन टेंशन एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट, जैसे टेंशन का इंपल्सिव होना ना होना ये सब केस डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलो मैं अभी इसके ना इस सेकंड पॉइंट को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स अभी देता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट को अभी थोड़ी देर में दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये केवल बताने से समझ में नहीं आएंगे। आई मस्ट गिव एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं अभी। एक तीसरा पॉइंट जो तुम्हें माइंड में रखना है कि इंपल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय अनदर इंपल्सिव फोर्सेस या कंपोनेंट ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो इंपल्सिव फोर्सेस को फाइनाइट फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते। द रीजन इज बट ऑब्वियस ना, मतलब एक फोर्स को मैं इंपल्सिव कह रहा हूं, सो दैट शुड बी वेरी वेरी लार्ज। अब उस लार्ज फोर्स को तुम छोटे फोर्स से बैलेंस तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रीजन इज बट ऑब्वियस कि इंपल्सिव फोर्सेस को बैलेंस, अगर मान लो एक इंपल्सिव फोर्स लग रहा है और वो इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, यूं कह लो कि वो उससे कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा इंपल्सिव फोर्स भी जरूर लगा होगा जिसने उस इंपल्सिव फोर्स को कैंसिल कर दिया होगा, ठीक है। तो आते हैं हम इस चीज़ों के ऊपर। तो नेक्स्ट हमें कोलिजन्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता हूं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट को समझने के लिए लेट्स गो अ लिटिल डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ये मान लेते हैं एक हार्ड ग्राउंड है, ये हार्ड फ्लोर है, ठीक है। हमने एक बॉल को रिलीज करा, हमने ऐसे बॉल को रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो यहां से हमने बॉल को रेस्ट से छोड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि बॉल नीचे पहुंच गई है और बॉल के पास कुछ स्पीड है, ठीक है। तो ये अब मैं क्या करूंगा, मैं ग्राउंड का जो नॉर्मल फोर्स है वर्सेस टाइम, ये ग्राफ बनाने के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, देखो तो शुरू में ये नॉर्मल फोर्स 0 रहा, ठीक है। शुरू का मतलब हमने रिलीज कर दिया था, मान लेते हैं हमने इसी समय घड़ी को स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है। तो ये 0 रहा, जब तक ये बॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आ रही तब तक ये नॉर्मल फोर्स 0 है। तो मान लेते हैं कि कोलिजन t0 सेकंड पे होने वाला है, मतलब ये बॉल जाके जब जमीन से टकराएगी तब t0 समय बीत चुका होगा, ठीक है। तो अभी t0 टाइम तक, ठीक है, t0 टाइम तक ग्राफ 0 है। आई वांटेड टू डिपिक्ट इट एज 0, ठीक है। थोड़ा लाइन नीचे बन गई है, ठीक है। सो पहले तो मैं ये लाइन खींच देता हूं, ठीक है। तो ये 0 रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद मैं बॉल की डिफरेंट शेप्स बना रहा हूं, ठीक है। बॉल हल्की सी कंप्रेस हुई, ठीक है, लेकिन ये बॉल अभी भी नीचे जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बॉल अभी भी नीचे जा रही थी तो और थोड़ी देर बाद और कंप्रेशन होगा, बॉल की शेप डिस्टॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। फिर ये बॉल रेस्ट पे आएगी, उस समय नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर ये बॉल ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो नॉर्मल फोर्स कम होने लग जाएगा, और एक पॉइंट के बाद ये बॉल सरफेस से अलग हो जाएगी तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। ये सब कुछ होगा बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर। तो स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरीके से वेरी किया होगा, समझ रहा है। एकदम से शूट अप करेगा, फिर नीचे आ जाएगा और फिर वापस 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि बॉल ऊपर चली गई। तो ये वाला पॉइंट देखो आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये जो एरिया होगा इसको हम कहेंगे इंपल्स ड्यू टू द नॉर्मल फोर्सेस,
ठीक है, अब इसी के कंपैरिजन में अगर तुम mg के बारे में सोचो, ठीक है, mg फोर्स कैसे लग रहा था, तो mg शुरू से लग रहा था ऐसे, ठीक है, इस तरीके से mg तो हमेशा ही लगता रहा है, ठीक है। तो mg ने इस ड्यूरेशन में जो इंपल्स दिया है वो इस ग्रीन एरिया के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो तुम इस एरिया को डिस्कार्ड भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ आ रहा है। तो ये जो इंपल्स है ये इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल के, ठीक है। बॉल मान लो वापस जब बाउंस हुई है तो वो v1 स्पीड से बाउंस हुई है, तो हम चेंज इन मोमेंटम को लिखेंगे mv1 माइनस m माइनस v0, क्योंकि हम अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं, हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो v0 नीचे की तरफ था तो वो नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा m इंटू v1 प्लस v0। देखो आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैसी चीज़ें बताई हैं जो कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी कि हाउ नॉर्मल चेंजेस, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल था दिस वाज इम्पल्सिव इन नेचर, ठीक है, एंड दिस इम्पल्स वाज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझने की है कि इम्पल्सिव फोर्स कैसे वेरी करते हैं टाइम के साथ। एक तो ये समझने की बात है, और क्या समझने की बात है, और ये समझने की बात है कि क्यों हम फाइनाइट फोर्सेस के इम्पल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब इम्पल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इम्पल्सिव फोर्सेस जिस ड्यूरेशन में लग रहे हैं उस ड्यूरेशन में जो एरिया बनेगा इम्पल्सिव फोर्स के अंडर, उस एरिया के सामने फाइनाइट फोर्स का एरिया तो बहुत ही कम होगा, तो उसको इग्नोर कर दो, फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आ रहा समझे। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पल्सिव नॉर्मल, ठीक है। टेंशन में भी सिमिलर चीज होगी, जैसे अगर जो मैंने भी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था कि हम बॉल को रिलीज करेंगे अगर, ठीक है, देखो यहाँ पे कि बॉल को रिलीज करेंगे, बॉल फॉल करेगी, तो यहाँ पे भी टेंशन का वेरिएशन कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है। सपोज करो बॉल झटका खा के रुक गई, ठीक है, बॉल झटका खा के रुक गई सपोज करो, ठीक है। तो किस तरह का हमको ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। टेंशन पहले जीरो थी, जीरो थी, जीरो थी, एकदम से बढ़ गई और फिर फाइनाइट हो गई। फाइनाइट क्यों हो गई, उसके बाद ये mg पे सेटल हो गई ना, ठीक है। मतलब बॉल ने जैसे ही झटका खाया, झटका खाने के बाद बॉल रेस्ट पे आ गई, तो अब वो बॉल लगातार लटकी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार टेंशन सडनली राइज हुई और फिर mg पे आके सेटल हो गई, अब वो mg के बराबर ही रहेगी। तो टेंशन वाज इम्पल्सिव इन द बिगिनिंग एंड देन लेटर ऑन इट बिकेम अ फाइनाइट फोर्स, ठीक है। सो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एन इम्पल्सिव टेंशन, ठीक है। तो आई गेस दिस शुड बी इनफ टू एक्सप्लेन कि नॉर्मल टेंशन इंपल्सिव कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक नई चीज के ऊपर, एक चीज के बारे में सीखते हैं जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, सो दिस इज अ पैरामीटर व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कोलिजन में एनर्जी लॉस कितना हुआ है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये केवल कोलिजन वाली सिचुएशन के लिए ही डिफाइन होता है, मतलब दो चीजें आपस में कोलाइड नहीं कर रही। आई कैन नॉट टॉक अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन होने पर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसकी अभी डिटेल में घुसते हैं, लेकिन अभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये दो तरह की वेलोसिटी का रेशियो है, विच मीन्स कि E इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस नंबर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इट्स अ यूनिटलेस और यू कैन से डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। तो एक तो ये बात समझ लो। दूसरी बात जो कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर देता हूं कि E की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती और कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। इट्स ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। वेयर E इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 मीन्स दैट द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या मतलब हुआ इस बात का, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब हुआ कि ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बॉल बना रहे थे, बॉल की शेप चेंज हो गई थी, तो ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्जेक्ट्स डिफॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट्स दे रीगेन देयर शेप, वो अपनी पुरानी शेप में वापस आते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट्स अपनी पुरानी शेप में परफेक्टली वापस आ गए तो फिर हम E को 1 लेंगे एंड हम कहेंगे कि कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक था। तो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को पूरी तरह से रीगेन करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट किस मटेरियल के बने हुए हैं। जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो E इक्वल टू 1 इज द केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विच नेवर हैपेंस, मतलब प्रैक्टिकली इज नेवर इक्वल टू 1, दैट मीन्स नो ऑब्जेक्ट रीगेन्ड इट्स शेप परफेक्टली, ठीक है। एंड यस, तुम शायद मेटल बॉल से इमेजिन करो कि एक मेटल सरफेस पे मेटल बॉल ड्रॉप कर दी मैंने, ठीक है, तो भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप को परफेक्टली रीगेन नहीं करता है। तो प्रैक्टिकली इज नेवर इक्वल टू 1, ठीक है। एंड व्हाट वुड E इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू, E इक्वल टू 0 विल टेल अस
about a perfectly inelastic collision. Okay, it will tell us about a perfectly. अब इसके अंदर क्या होता है, तो perfectly inelastic collision का मतलब कि ऑब्जेक्ट्स ने अपनी शेप को रीगेन करने की कोई कोशिश ही नहीं करी. ठीक है, ऐसा हो सकता है. सोच के देखते हैं. आटे की लोई, जानते हो आटे की लोई, या एक क्ले की बॉल समझ लो. ठीक है, आटे की लोई सोच लो या क्ले की बॉल. जिनको आटे की लोई समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रही, आई होप तुम लोगों ने क्ले से तो खेला ही होगा. ठीक है, तो क्ले की एक बॉल है, उसको सरफेस पे ड्रॉप करो, क्या होता है, जाके थप्प से चिपक जाती है, ऊपर उठती नहीं है. और उसको उठा के देखोगे तो उसकी शेप डिस्टॉर्टेड रहेगी. ठीक है, तो तुमने बॉल बना के सरफेस पे ड्रॉप किया, वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आई, उसने शेप चेंज करी और दोबारा उसने शेप को रीगेन करने की कोई कोशिश नहीं करी. तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी. E इक्वल टू 1 करेस्पॉन्ड्स टू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसके अंदर देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और इसके अंदर जितना भी लॉस पॉसिबल है, ठीक है, वो सारा का सारा हो जाता है. सो दिस इज मैक्सिमम लॉस. मैक्सिमम कह रहा हूं. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है. ठीक है, तो जितनी हो सकती है वो सारी लूज हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज द केस. अब बात आते हैं कि ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है. व्हाट इज दिस फॉर्मूला टेलिंग अस, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, तो इसको समझते हैं. देखो कोलिजन कैसे होगा इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है, क्या मतलब है मेरी बात का. देखो सपोज ये एक बॉल है. ठीक है, ये एक दूसरी बॉल है, ये इधर ट्रैवल कर रही है, ये भी इधर ट्रैवल कर रही है, ये V1 से ट्रैवल कर रही है, ये V2 से ट्रैवल कर रही है. ठीक है, तो पहले बताओ कि कोलिजन होने के लिए V1 और V2 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए. मतलब हाउ व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल, अगर V2 बड़ा है और V1 छोटा है, तो क्या ये बॉल्स कभी भी कोलाइड करेंगे. V2 बड़ा है, V1 छोटा है, मतलब कि आगे चलने वाली कार अगर तेज चल रही है और पीछे वाली कार स्लो चल रही है, तो क्या कोलिजन होगा. नहीं होगा ना, आगे चलने वाली कार और दूर चली जाएगी. ठीक है, कोलिजन तब होगा जब पीछे से आने वाली कार तेज चल, इस एग्जांपल में इधर से आने वाली कार, या तो कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तब हो जाएगा. अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रही है तो पीछे वाली जब तेज होगी तभी कोलिजन होगा. ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि V1 जो है वो V2 से बड़ा है. ठीक है, इस एग्जांपल में. ठीक है, तो ये कुछ देर बाद कोलाइड करेंगे. ड्यूरिंग कोलिजन इनमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा. ठीक है, और फिर ये वापस से अपनी शेप को रीगेन या पार्टली रीगेन करके अलग हो जाएंगे. ठीक है, तो जब ये अलग हो गए तब ये मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब मान लेते हैं ये मूव कर रहे हैं V3 और V4 से. ठीक है, V3 और V4 से. ठीक है, अब क्योंकि अलग हो गए, देखो एक कार इधर जा रही थी, एक कार इधर आ रही थी, इसने पीछे से आके टक्कर मारी, तो टक्कर मारने के बाद हमेशा आगे वाली कार की स्पीड ही ज्यादा होगी, तभी अलग हो पाएंगे, वरना अलग ही कैसे होंगे. ठीक है, तो अब जो है वो V4 बड़ा हो गया होगा V3 से. ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये मैंने कोलिजन को डिस्क्राइब करा. अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो सेपरेशन की बात तो आफ्टर कोलिजन ही होगी ना, है ना. तो न्यूमरेटर लिखते समय तुम्हें आफ्टर कोलिजन जो फिगर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है. मतलब तुम्हें 2 फिगर बनाने हैं या 3 फिगर बना लो. जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन. तो न्यूमरेटर लिखने के लिए तुमने आफ्टर कोलिजन का जो फिगर बनाया है तुम उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. ठीक है, तो इस फिगर में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें लिखना है. ठीक है, तो भाई इनकी जो वेलोसिटी हमने बना रखी है, इनमें से कौन सी बॉल दूसरी बॉल से दूर जाने की कोशिश कर रही है, मतलब इसकी किसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसे दूसरी बॉल से दूर लेके जा रही है. तो V4 जो है वो इसको इस बॉल से दूर लेके जा रही है. मतलब अगर मैं इसके ऊपर ध्यान ना दूं, केवल इसकी वेलोसिटी पे ध्यान दूं, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कि वो दूसरी बॉल से दूर चली जाए. लेकिन जो पहली बॉल थी, ठीक है, जो हमने नाम नहीं रखा बॉल का, इसका नाम A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं. तो A की जो वेलोसिटी है उसकी अभी जो डायरेक्शन हमने मान रखी है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग A B के क्लोज जाना चाह रही है. ठीक है, मतलब B के मोशन को इग्नोर करो. A क्या कर रही है, A की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो उसको B के क्लोज लेके जा रही है, यानी कि वो सेपरेशन में हेल्प नहीं कर रही, बल्कि वो तो पास ले जाने की कोशिश कर रही है. तो इस एग्जांपल में जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे, ठीक है, यहां लिखता हूं, तो सेपरेशन को मैं लिखूंगा V4 माइनस V3. ये देखो आ रहा है क्या समझ में. ठीक है, B की वेलोसिटी है V4 जो उससे A से दूर लेके जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि सेपरेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे. A की जो वेलोसिटी है V3 वो उसको B के पास ले जाने की कोशिश कर रही है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, तो माइनस V3. ठीक है, सेम लॉजिक से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा जाएगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को लिखते वक्त यू हैव टू पे अटेंशन टू द
सिचुएशन जस्ट बिफोर द कोलिजन। ठीक है, अप्रोच कब होगा, ये पास में कब आ रहे होंगे, कोलिजन से पहले, तभी तो कोलिजन हो गया। तो अब तुम इस फिगर पे आ जाओ। अब तुम्हें देखना है कि किसकी वेलोसिटी बॉल को दूसरे के पास लेके जा रही है। इस बार हम अप्रोच लिख रहे हैं, पहले हम सेपरेशन लिख रहे थे, अब अप्रोच लिख रहे हैं। तो V1 और V2 में से कौन सी वेलोसिटी एक बॉल को दूसरी बॉल की तरफ लेके जा रही है, इस बार उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इस बार V1 को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि V1 A की जो वेलोसिटी है वो उसको B के क्लोज लेके जा रही है, लेकिन B की जो वेलोसिटी है वो A से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो अप्रोच लिखते वक्त हम लिखेंगे V1 माइनस V2। ठीक है, सो दिस विल बिकम द एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर कोलिजन। ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट। ठीक है, लिखने के बाद करना क्या है उस पर आएंगे, अभी पहले लिखना तो सीख लें। तो इस सिचुएशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने लिख दिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने सिचुएशन डिस्क्राइब करी बिल्कुल वही सिचुएशन है। ठीक है, M1 मास की बॉल U1 स्पीड से जा रही है, M2 मास की बॉल U2 स्पीड से जा रही है। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है, तो ऑफ कोर्स फिर U1 U2 से बड़ा ही रहा होगा, तभी कोलिजन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद कोलिजन हो गया, फिर बॉल सेपरेट हो गई। ठीक है, तो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन V1 और V2 हो गए, तो अब ऑफ कोर्स V2 जो है वो V1 से बड़ा हो गया होगा। ठीक है, तो E क्या लिखेंगे हम। ठीक है, E अभी भी लिखा ही है हमने, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, ये V2 माइनस V1 ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो सपोज, अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रही थी, फिर टकरा गई, और टकराने के बाद फिर ये ऐसे टकरा के वापस चली गई। ठीक है, तो वेलोसिटीज है। अब देखो इस केस में जब तुम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखोगे, इधर फोकस करो, V1 की जो डायरेक्शन है वो M1 को M2 से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली M2 की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो उसको M1 से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अप्रोच लिखते वक्त दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब इस वाले केस को देखते हैं। इस बार क्या हो रहा है, एक बॉल मूव कर रही है U स्पीड से, और ये एक दीवार पे आके टकराने वाली है। ठीक है, ये एक दीवार है, तो ये दीवार पे आके टकराएगी और टकरा के वापस चली गई। ठीक है, तो ये है आफ्टर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन। दीवार तो अपनी जगह से हिल नहीं रही, वो तो रेस्ट पे है। तो इस V के हम कंपोनेंट बना देते हैं। इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा V साइन फाई, ठीक है, और एक कंपोनेंट हो जाएगा V कॉस फाई। देखो, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। इनमें से कौन सा कंपोनेंट इस बॉल को दीवार से दूर लेके जा रहा है, यानी कि दीवार से, यानी कि उस एंटिटी से जिससे बॉल का कोलिजन हो गया था उससे दूर लेके जा रहा है। ठीक है, तो V साइन फाई दूर लेके जा रहा है। ठीक है, V कॉस फाई तो इसको दीवार के पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहा है, V साइन फाई इसको दूर लेके जा रहा है। तो जब तुम E लिखोगे तो उसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में आ जाएगा V साइन फाई। ठीक है, अब बिफोर कोलिजन वाले फिगर पे कंसंट्रेट करते हैं। तो बिफोर कोलिजन वाले फिगर में U की जो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा U कॉस थीटा और एक आएगा U साइन थीटा। अब नोटिस करो कि कौन सा कंपोनेंट इस बॉल को दीवार के पास लेके जा रहा है। ठीक है, U कॉस थीटा तो दीवार के पैरेलल चलवाएगा, उससे डिस्टेंस ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। U साइन थीटा पास लेके जा रहा है, तो U साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, तो देखो किस तरह से हम लिखते हैं। ये हो गया V साइन फाई माइनस U कॉस साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखने की। ठीक है, अब हम आते हैं कोलिजन्स के ऊपर। मतलब अभी तक हमने कोलिजन के एक एस्पेक्ट के बारे में बात करी थी, अब हम प्रॉपर कोलिजन के बारे में बात करते हैं। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये होगी कि सपोज हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन, हमें मासेस दे दिए जाएंगे कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मासेस ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमको दे दिया गया है। ठीक है, और मान लेते हैं हमको वेलोसिटी, ठीक है, हमको वेलोसिटीज जस्ट बिफोर कोलिजन दे दी गई है। वेलोसिटीज ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन।
ठीक है, तो हमको मासेस दे दिए, वेलोसिटी दे दी, और क्या दे दिया हमको, नेचर ऑफ कोलिजन बता दिया, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, ठीक है, इलास्टिक, इनइलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक, यानी कि E की वैल्यू हमें दे दी। फॉर एग्जांपल हमको बता दिया कि E इज 0.4 या E इज 0.8 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको दे दी है। अब हमसे उम्मीद किया गया है, ठीक है, हमको कहा क्या गया है कि एम ये है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करो, ठीक है, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, दैट मींस वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। हमको कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट के मासेस बता दिए गए, उनकी वेलोसिटीज बता दी, कैसे मूव कर रहे थे वो जस्ट बिफोर कोलिजन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें बता दिया गया है। अब आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें प्रेडिक्ट करनी है, वो हमें बतानी है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, तो पहले तो हम अपनी जो सिचुएशन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। m1 मास का पार्टिकल u1 स्पीड से जा रहा था, m2 मास का पार्टिकल u2 स्पीड से जा रहा था, ठीक है। तो हमको m1 m2 गिवन है, मासेस गिवन है हमें, ठीक है, और क्या गिवन है हमें, u1 u2 गिवन है हमें, ठीक है, और E गिवन है हमें। समझ आ रहा है, 5 चीजें गिवन है, मासेस, वेलोसिटीज, E, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटी हो गई v1 और v2, ठीक है। तो हमें यानी कि 2 अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2 अननोन क्वांटिटीज, v1 नहीं पता, v2 नहीं पता। अब अगर 2 अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। जनरल जो रूल होता है वो यही होता है कि इफ देयर आर n अननोन क्वांटिटीज देन यू नीड n इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 2 चाहिए। तो अगर हमें 2 चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए, तो एक इक्वेशन हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बना देंगे, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं सेम सिचुएशन में। तो हमने एक इक्वेशन तो यहां से बना दी थी, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम किस बेसिस पे लिखेंगे, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा रही हैं तो बस ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। तो क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो दिस इज मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड दिस इज मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सो वी हैव 2 इक्वेशंस विद अस, देयर आर 2 अननोन क्वांटिटीज, वी कैन सॉल्व देम। ऑफ कोर्स इनको सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके हम v1 और v2 दोनों निकाल सकते हैं। आई सजेस्ट कि तुम लोग ये कैलकुलेशन खुद करो, मैं रिजल्ट शो करता हूँ अभी, एंड फिर कंफर्म करना कि तुम्हारी कैलकुलेशन से वही रिजल्ट आ गया कि ये नहीं आया जो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। तो सॉल्व करने पर v1 आएगा m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो इसको याद रखने, देखो फॉर्मूला दिखने में बड़ा लग रहा है तो मैं याद रखने का तरीका सिखाता हूँ कैसे याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम v1 को ऐसे इंटरप्रेट करो कि समथिंग इंटू u1 प्लस समथिंग इंटू u2, ठीक है। मतलब v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी 2 तरह की मतलब डायमेंशनली चेक करते हैं। यहाँ पे एक डायमेंशनलेस नंबर इंटू u1 प्लस यहाँ पे एक डायमेंशनलेस नंबर इंटू u2, ठीक है। तो यहाँ पे रोल आ गया फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी का, यहाँ पे रोल आ गया सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का। अब ये ब्रैकेट में क्या क्या है, तो ब्रैकेट में देखो है m1 माइनस em2 अपॉन टोटल मास, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस e इंटू m2 अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ऐसे मतलब लंबी इक्वेशन को याद रखने का तरीका है कि इसको छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक कर दो। तो पहले ये फॉर्म याद रखो कि इस फॉर्म में तुम्हें फॉर्मूला याद है करना है। ये याद करने के बाद बस तुम्हें यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा वो याद करना बाकी रह गया। तो तुमने 2 स्टेप में फॉर्मूले को याद किया है, तो ऐसे में फॉर्मूले को रिकॉल करना ईजी होता है। तो अब देखते हैं पूरा फॉर्मूला। इट्स m1 माइनस em2 अपॉन टोटल मास इंटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू m2 अपॉन टोटल मास इंटू u2, ठीक है। v2 तुम्हें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। v2 के लिए तुम ऊपर वाली इक्वेशन में मासेस को एक्सचेंज कर दो, m1 को m2 से रिप्लेस कर दो और m2 को m1 से। देख लो जैसे m1 की जगह m2 आ गया, m2 की जगह m1 आ गया, नीचे m1 प्लस m2 को इंटरचेंज करोगे तब भी वो टोटल मास ही रहेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हो गई, देखो m2 की जगह m1 आ गया, नीचे मासेस को रिवर्स करने के बाद वो टोटल मास सेम ही आएगा, ठीक है। तो तुम्हें कुल मिला के 2 इक्वेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 1 इक्वेशन एंड फॉलोइंग द सेम लॉजिक यू कैन राइट द इक्वेशन फॉर द अदर पार्टिकल ऑल्सो, ठीक है। तो ये इक्वेशंस तुम्हें याद रखनी है, इनको भी मैं थोड़ी देर में यूज करना सिखाता हूँ, ठीक है। और अब मान लो हमसे पूछा गया कि अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो गया, ठीक है। तो किसी भी चीज में अगर लॉस होता है तो उसकी फाइनल वैल्यू कम होती है ना। मेरे पास पहले कुछ था, अब उसमें लॉस हो गया तो वो कम हो गया होगा, ठीक है। तो जब भी फिजिक्स में लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा इनिशियल में से फाइनल को माइनस करते हैं, ठीक है। गेन कैलकुलेट करने का तरीका होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना,
लॉस कैलकुलेट करने का तरीका होता है इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना, ठीक है। अभी कभी कभी क्वेश्चन चेंज निकालने को बोलता है कि चेंज निकालो, तो चेंज में हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाता है, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो किसी भी क्वांटिटी में जब तुम लॉस कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम इनिशियल माइनस फाइनल करते हो, किसी भी क्वांटिटी में जब तुम गेन कैलकुलेट करते हो तो तुम फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, किसी भी क्वांटिटी में जब तुम चेंज कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो भी तुम फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। तो ये पूरी फिजिक्स के लिए वैलिड है, ये इसको याद रखना, ठीक है। तो जस्ट ठीक है, तो ठीक है, तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ठीक है, सिंपल है, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ये होगी, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस सेकंड पार्टिकल। तुम V1 और V2 को जो यहाँ पे तुमने कैलकुलेट करा है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सारी कैलकुलेशन होगी पर करके देखना, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। कराने के बाद यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चाहो तो इसको डायरेक्टली याद कर लो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। याद रखने का फायदा ये है कि जल्दी आंसर निकल जाते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना सिखा देता हूं मैं, कैसे याद रखते हैं इस फॉर्मूले को। देखो हाफ के बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसकी यूनिट kg की आएगी, ठीक है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ मास, ठीक है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर नोटिस करो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ दिस नंबर इज लेस देन 1, ठीक है। तो m1 को, किसी भी चीज को अगर लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे m1 को तुमने लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करा तो जो नंबर आएगा वो m1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो ये नंबर m1 से छोटा होगा। सिमिलरली तुम m1 m2 को एक्सचेंज कर दो तो तुम ये भी कह सकते हो कि ये नंबर m2 से भी छोटा होगा, यानी कि ये जो नंबर है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये m1 से भी छोटा है, m2 से भी छोटा है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो kg की होगी। तो ये किसी तरह का मास है विच इज लेस देन m1 विच इज लेस देन m2, तो इसको हम कह देते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक है। दिस इज रिड्यूस्ड मास, ठीक है। सो हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये देखो ये काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ दिखाई देने लग गया, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी लॉस्ट। एंड यहां से चेक करो कि अगर ई की वैल्यू 1 होती, ई की वैल्यू 1 होने से कोई लॉस ही नहीं होता, क्योंकि ई की वैल्यू 1 डालने से ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो देयर वुड हैव बीन नो लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। और नोटिस करो कि अगर ई की वैल्यू 0 होती, ई की वैल्यू 0 होने पर ये नंबर नॉन जीरो आता, दैट वुड हैव बीन द लॉस, और इनफैक्ट वो मैक्सिमम लॉस होता, क्योंकि ई को तुम जितना छोटा करोगे ये नंबर उतना बड़ा हो जाएगा, तो ई को 0 से छोटा कर नहीं सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इतना है, ठीक है। तो अभी मैंने तुमको इक्वेशंस बता दी जिनके बेसिस पे हम V1 और V2 का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, डिराइव भी कर लिया, सॉल्व भी कर दिया। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से कुछ वैल्यूज देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बॉल थी जिसका मास था 2 kg और ये ट्रैवल कर रही थी सपोज 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। एक दूसरी बॉल थी जिसका मास मान लेते हैं 3 kg है, ठीक है, और ये सपोज ट्रैवल कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सपोज 0.4 था, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था। तो कोलाइड कर गए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये मान लेते हैं V1 से जा रही है और ये मान लेते हैं V2 से जा रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई V1 एंड V2 निकालो, ठीक है। तो जो सिचुएशन अभी हमने सॉल्व करी एग्जैक्टली वो सिचुएशन मैंने दी है, ठीक है। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे V1 को मैं क्या लिखूंगा, देखो, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखा है, वहां से देखो मैं सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो V1 निकालते वक्त यहाँ पे स्टार्ट करते हैं m1 से, यानी कि जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, ठीक है, उसका मास, जिसके मतलब तुम V1 निकाल रहे हो ना, तो जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो पहले उसका मास लिखो। तो इसका मास है 2 kg, तो 2 माइनस ई इज 0.4 इंटू m2 इज 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 5, ठीक है, इंटू u1 वाज 6, ठीक है, प्लस फिर हम लिखेंगे 1 प्लस ई इज 0.4, ठीक है, इंटू m2। तो ये V1 है, ठीक है, m2 यानी कि दूसरी बॉल का मास, तो ये हो गया 3 इंटू u2 था 2,
डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो बस इस कैलकुलेशन को हम फिनिश कर देंगे तो V1 आ जाएगा। मैं कर देता हूं इसको फिनिश। तो इसको फिनिश करेंगे तो इट विल बी लाइक 2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 0.8 बाय 5 इंटू 6 प्लस ये हो जाएगा 1.4, ठीक है, 1.4 इंटू 6 बाय 5, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो अब हम 6/5 को कॉमन निकाल देते हैं। तो 6/5 को कॉमन निकाल के 0.8 प्लस ये कितना हुआ, तो हो जाएगा 0.8 प्लस 1.4, ठीक है। तो ये हो गया 2.2, ठीक है, 2.2 इंटू 6/5, ठीक है। तो इसको कर लेना कैलकुलेट, ठीक है। आई गेस ये हो जाएगा 2.44 हो गया क्या? ये सही लग रहा है ना? तो इंटू 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.64, चेक करना, ठीक है। तो ये आ गई स्पीड फर्स्ट की, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक इट्स करेक्ट ओनली। तो ये V1 आ गया। इसी तरीके से हम V2 भी निकाल लेंगे, मतलब, ठीक है। तो V2 भी इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। इस बार देखना ज़रा, ये मान लेते हैं ट्रैवल कर रहा, ये इसका मास 5 kg मान लेते हैं, ठीक है। ये ट्रैवल कर रहा है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से, ये रेस्ट पे है, ये ठीक है। तो एक बॉल रेस्ट पे थी, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। कोलिजन इलास्टिक मान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन A की वेलोसिटी V1 मान लेते हैं और B की वेलोसिटी V2 मान लेते हैं। तो हमें V1 V2 निकालना है, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो मैं V1 निकालना स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट का मास, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका मास नहीं दिया, इसका मास भी 5 kg है, ठीक है, इसका मास भी 5 kg है। तो 5 माइनस 1 इंटू 5 अपॉन 10, ठीक है, इंटू U1, तो U1 था 3 प्लस 1 प्लस E इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, इंटू U2 था 0। तो नोटिस करो ये 0 हो गया क्या? यहाँ पे 5 माइनस 5 की वजह से 0 हो गया और ये 0 की वजह से, तो इसका मतलब ये रेस्ट पे आ गया, V1 रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब V1 0 आ गया। और अब तुम V2 कैलकुलेट करोगे अगर, ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ इस केस में। V2 कैलकुलेट करोगे तो तुम लिखोगे M2 माइनस E M1 अपॉन टोटल मास, ठीक है, इंटू U2, ठीक है, प्लस 1 प्लस E इंटू M1 अपॉन टोटल मास इंटू U1 था 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3, तो सॉल्व करने पे ये 3 ही आ जाएगा, मुझे दिख रहा है। ये 0 हो गया, ये 10/10 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई क्या, ठीक है। जो रेस्ट पे था वो 3 से जाने लग गया, जो 3 से जा रहा था वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो इसको तुम एक जनरल रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो कि व्हेनेवर देयर इज अ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन का मतलब हम जो कोलिजन पढ़ रहे हैं, मतलब कि जिसमें एक ही लाइन पे सब कुछ होता है। कोलिजन ऐसे भी होते हैं कि इधर से टकरा के ऐसे चलेगा, ये ऑब्लिक कोलिजन होते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि एक ही लाइन पे चल रहा है सब कुछ, तो हेड ऑन कोलिजन। सो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम मास या बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम मास, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी, स्पीड नहीं लिख रहा हूं, वेलोसिटी लिख रहा हूं, यानी कि मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक्सप्लिसिटली लिख देता हूं, वेलोसिटी वेक्टर्स गेट्स एक्सचेंज्ड, ठीक है। और एग्जांपल देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात का, ठीक है। तो लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, ठीक है। देखो जरा, ये मान लो A बॉल है M मास की, ये ट्रैवल कर रही है 7 से, ठीक है।
और ये बॉल है B, ये भी m मास की है, ये ट्रैवल कर रही है 4 से, ठीक है। कोलिजन इलास्टिक बता दिया, तो आफ्टर कोलिजन A जो है, मतलब ये वाला एरो इस पे शिफ्ट कर दो, A इधर जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन ये एरो, ये पूरा वेक्टर इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर जाएगी 7 से। मतलब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट सामने आएगा। तो समझ आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर्स गेट एक्सचेंज, इसका एरो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका एरो इस पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आई होप ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ये सारी की सारी तुमको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस ऑल दीज सेशंस गाइज। नेक्स्ट वीक आई विल बी बैक एंड नेक्स्ट वीक विल बिगिन अ न्यू चैप्टर। ऑल द बेस्ट किड्स, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल।